मूल्यवान मूर्ति खरीदकर घर लौट रहे थे और आपसे वो मूर्ति रास्ते में कहीं गिर गई थी। ये वही मूर्ति है। अरे पर यह मूर्ति यहाँ कैसे आई? स्वामी, मैं बगीचे में फूलों को पानी देने आई थी, तभी मैंने ये मूर्ति देखी। दरअसल महामंत्री का घर मंदिर की पंचाल की दूसरी तरफ ही था। जब भिखारी ने मूर्ति को फेंका तो वो मूर्ति महामंत्री के बगीचे में आ गिरी। मतलब कि तुमने ये मूर्ति चुराई है? तुम्ही ने चुराई है? सैनिकों, इस लालची महामंत्री को कारागार में डाल दिया जाए। सैनिक महामंत्री को पकड़कर कारागृह में डाल देते हैं। है भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? अगर महाराज को सच बोल दूंगा तो राजकुमारी मुझे मार डालेंगे, और अगर कुछ नहीं कहता हूँ तो महाराज तो मुझे सजा दे ही रहे हैं। हे भगवान, इधर कुआं इधर खाई, करूँ तो क्या करूँ? लगता है मेरी मौत आई। अरे रे। रात के सन्नाटे में राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ मिली। देखो ना, इतना बड़ा षड्यंत्र रचा हमने इसके लिए, फिर भी बच के आ गया। हाँ राजकुमारी, सब बेकार गया। राजकुमारी चिंता न करें, मेरे पास एक बहुत अच्छी योजना है। राजकुमारी, जैसा कि हम जानते हैं कि कृष्णा मन का बहुत अच्छा इंसान है। मेरी युक्ति ये है कि हम एक विषैले सर्प को घायल करके उसके घर जाने के मार्ग पर रख देंगे। जैसे ही वो सर्प की मदद करने रुकेगा, मैं उस पर विषैले तीर चला दूंगी और उसकी उसी वक्त मृत्यु हो जाएगी। अरे वाह वाह, चलो अब हमें इस चीज को अंजाम देना है। कृष्णा अभी भी महल में ही है, बस कुछ पल में वो अपने घर के लिए रवाना होने वाला है। ये काम हमें अभी करना होगा। ठीक है राजकुमारी, आप निश्चिंत रहें। निहारिका एक दुष्ट योजना के साथ कमरे से बाहर निकल गई। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि भगवान की लीला को कोई नहीं समझ सकता। उसने एक सर्प को घायल किया और उसे रास्ते में रख दिया जहाँ से कृष्णा अपने घर को जाता था। वो एक पेड़ के पीछे छुप गई और कृष्णा का इंतजार करने लगी। कुछ समय बाद कृष्णा वहाँ आ पहुँचा। बस अब एक काम करती हूँ, इसे ये विषैला तीर मार देती हूँ। निहारिका कमान पर तीर चढ़ाती है और वो तीर जमीन पर गिर जाता है। अरे मुझे जल्दी करनी होगी, नहीं तो ये भाग जाएगा। अरे ये सर्प तो बहुत बुरी तरह घायल है, पर यह तो विषैला सांप लग रहा है। चलो, मुझे सांप पकड़ना आता है। मैं इसे ऐसे पकड़ लेता हूँ कि यह मुझे काट ना सके। इसे उपचार की जरूरत है। भले ही ये विषैला सांप है, लेकिन मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। कृष्णा ने बिना किसी डर के सांप को अपने गले में डाल लिया और उसका मुंह हाथ से पकड़ लिया। चलो, यही सही मौका है, इसे ये विषैला तीर मार देती हूँ। निहारिका ने कमान खींची और विषैला तीर छोड़ दिया। तीर हवा को चीरता हुआ कृष्णा की ओर बढ़ा। तभी सांप ने अपनी पूंछ हिलाई और वो तीर कृष्णा की जगह सांप को ही जा लगा। अरे जरूर यहाँ कोई है जो मेरी जान लेना चाहता है। कृष्णा घायल सांप को लेकर भाग गया। हे भगवान, ये तो बच गया। ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ समय बाद इसके घर जाऊंगी और इसे एक और विषैला तीर मार दूंगी। दूसरी ओर कृष्णा ने उस सर्प का उपचार किया और उसे टोकरी में डाल दिया। चलो, अब कल सुबह इसे आजाद कर दूंगा और साधु बाबा के कहे अनुसार मचान के नीचे ही सो जाता हूँ। पता नहीं साधु बाबा ने ऐसा क्यों कहा होगा। कृष्णा पलंग के नीचे सो जाता है। कुछ देर बाद निहारिका कृष्णा की खिड़की से अंदर झांकने लगी। यहाँ तो कोई नहीं है, पता नहीं ये इतनी रात को कहाँ गया होगा। तभी निहारिका का ध्यान सर्प वाली टोकरी पर गया। अच्छा, तो उसने सर्प को इस टोकरी में रखा है। इतना बेवकूफ है ये लड़का। मैं इस सर्प को आजाद कर देती हूँ, जिसके बाद वो इस कमरे में कहीं छुप जाएगा और आखिरकार कृष्णा को काट ही लेगा। पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही वो सांप की टोकरी को खोलती है, सांप उसे डस लेता है और खिड़की से बाहर भाग जाता है। बचाओ, बचाओ, मुझे सांप ने काट लिया। अरे लगता है कि सांप ने किसी को काट लिया। ये आवाज टो के घर के पीछे से आ रही है। चलकर देखता हूँ, पता नहीं क्या हो गया। कृष्णा जब अपने घर के पीछे जाता है तो देखता है कि निहारिका जमीन पर पड़ी है। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। कृष्णा, मुझे माफ कर दो। मैंने कई बार तुम्हारे प्राण लेने की कोशिश की,
हमारी संगत की वजह से राजकुमारी भी बिगड़ गई। उन्हीं के आदेश में मैंने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की। मेरा अंतिम समय आ गया है। हो सके तो मुझे माफ कर देना और राजकुमारी से सतर्क रहना। अरे बस 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 बस, ऐसा कुछ नहीं होगा। चलो मैं अभी तुम्हें वैद्य के पास लेकर चलता हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, है ना? वैद्य जी है ना, वो तुम्हारा इलाज करेंगे। चलो चलो। कृष्णा निहारिका को अपने घर ले आया और तुरंत वैद्य को बुला लाया। वैद्य ने निहारिका का उपचार किया। मैंने जरूरी औषधि दे दी है ना? कुछ समय के बाद ये बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी। निहारिका की आंखों में आंसू थे। उसका हृदय पश्चाताप से भरा हुआ था। कैसी पापी हूँ मैं, जिसने मेरी जान बचाई, मैं उसी की जान लेने चली थी। कृष्णा, आपने जो मेरे ऊपर दया दिखाई है वो मैं जीवन भर नहीं भूल सकती। अगली सुबह निहारिका राजकुमारी के कक्ष में प्रवेश करती है। क्या हुआ? तुमने उसे मार दिया ना? नहीं राजकुमारी, मैं अपने जाल में खुद ही फंस गई थी। कल मैं मरते मरते बची। आज जो मैं आपके सामने जिंदा खड़ी हूँ, ये सब कृष्णा की दया से है। उन्होंने मेरी जान बचाई। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप उनके प्राण लेने का विचार त्याग दें। वो एक महान आत्मा है। ज्यादा प्रवचन देने की जरूरत नहीं है। तुमसे काम नहीं होता तो जाओ यहाँ से और अपना मुंह कभी मत दिखाना। दोबारा इस महल में कदम रखने की हिम्मत मत करना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। निहारिका ने राजकुमारी की आंखों में जलती हुई आग देखी। वो चुपचाप आंखों में आंसू लिए सिर झुकाए वहाँ से चल पड़ी। राजकुमारी, आप चिंता न करें, मेरे पास एक ऐसी युक्ति है जिससे इस बार इस कृष्णा का काम पूरी तरह से सच में तमाम हो जाएगा। मगर क्या युक्ति है, बताओ? राजकुमारी, जीत के लिए मुझे आपकी सहायता लगेगी। आपको कुछ काम करने होंगे। पहले ही युक्ति तो बताओ, क्या है तुम्हारी योजना? योजना कुछ इस प्रकार है कि हम जंगल में एक अव्वल धनुर्धर को छिपा कर रखेंगे और उससे कहेंगे कि जैसे ही कृष्णा आए वो उसे मार डाले। इस तरह किसी को भी पता नहीं चलेगा कि कृष्णा का हत्यारा कौन है। पर वो जंगल के रास्ते जाएगा क्यों? बताती हूँ राजकुमारी, बताती हूँ। जैसे ही कृष्णा अपने घर पहुँचेगा, मैं राजशाही मोहर लगा हुआ राजा का संदेश लेकर कृष्णा के घर पहुँचूंगी। उसमें ये लिखा रहेगा कि पड़ोसी राज्य से हमला होने वाला है, तुरंत महल में पहुँचे, नहीं तो सारा राज्य लुट जाएगा। ये देखकर वो भागते हुए महल की ओर आएगा और सबसे छोटा रास्ता जंगल का रास्ता है। वो जरूर जंगल के रास्ते से ही महल को आएगा। अच्छा ठीक है, मैं समझ गई कि मुझे क्या करना है। राजशाही मोहर लगा हुआ संदेश निकालना मेरे बाएं हाथ का खेल है। और रही बात धनुर्धर की, तो वो भी मैं संभाल लूंगी। पिताजी अपनी जगह शिकार करने एक व्यक्ति को भेजते हैं। वो बहुत अच्छा धनुर्धर है। उसे धन का लालच देकर मैं समझा लूंगी। राजकुमारी, मैंने आज पता किया था, आज सभा में ज्यादा काम नहीं है। दोपहर तक सभा समाप्त हो जाएगी और कृष्णा भी अपने घर लौट जाएगा। जैसे ही शाम होने वाली होगी, आप उस राजशाही संदेश का इंतजाम कर लेना। मैं उस संदेश को लेकर कृष्णा के घर पहुंच जाऊंगी। दोनों की आंखों में एक खतरनाक चमक थी। महल के कक्ष में छाई खामोशी में भी एक तूफान छिपा था। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और एक बड़े षड्यंत्र की घड़ियां गिन रहा था। शाम का समय था। राजकुमारी के कक्ष में 3 लोग थे, राजकुमारी, धनुर्धर और उसकी सहेली। राजकुमारी ने धीरे से राजशाही मोहर लगा संदेश अपनी सहेली के हाथों में थमाया। लो ये संदेश और लेकर उसे दे देना। मैं धनुर्धर को सब समझा देती हूँ, तुम जाओ, देरी मत करो। वो तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। सुनो धनुर्धर, तुम एक काम करो। नहीं नहीं, सीधा कृष्णा का नाम लेकर बोलना ठीक नहीं होगा। अगर ये पिताजी को ये बात बोल देगा कि मैंने इसे कृष्णा की हत्या करने को कहा था, तो वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। एक काम करती हूँ, इसे दूसरे रूप में बात बोलती हूँ और इसे धन का लालच देती हूँ। जब तक इसे पता चलेगा तब तक इसे ये कार्य करना ही पड़ेगा। तुम्हारा मासिक वेतन कितना है? 1 स्वर्ण मुद्रा राजकुमारी। मैं तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगी। 100 स्वर्ण मुद्राएं? ओहो, अब कैसा काम है ये? देखिए, इतनी मुद्राएं तो मैं 10 वर्षों में भी नहीं कमा पाऊंगा। हाँ, लेकिन एक शर्त है, काम पूरा होते ही तुम्हें ये राज्य छोड़कर जाना होगा। हाँ ठीक है, मुझे मंजूर है।
तभी राजकुमारी को याद आया कि कृष्णा ने आज नीले वस्त्र पहने थे। सुनो, कुछ देर में जंगल के रास्ते एक इंसान आएगा, नीले वस्त्र में होगा वो। जैसे ही वो आए तुम्हें अपने तीरों से वार कर देना है। वो मेरी जान का दुश्मन है। कौन है वो? मैं उसका नाम नहीं बता सकती, बस इतना जान लो कि वो मेरी जान का दुश्मन है और वो नीले वस्त्र में होगा। जैसे ही काम खत्म हो तुम आकर अपनी स्वर्ण मुद्राएं ले लेना और फिर इस राज्य को छोड़कर चले जाना। ठीक है महारानी। सहेली कृष्णा के घर पहुंची। आप बड़ी थकी हुई और चिंता में लग रही हैं। क्या बात है? राजा ने मुझे ये संदेश दिया था, बोला कि ये शीघ्र ही कृष्णा के पास पहुंचा दो, समय बहुत कम है। हाँ ठीक है, मगर आप बहुत थकी हुई हैं। रुकिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। अच्छा ठीक है, लाओ पानी। कृष्णा पानी का गिलास लेकर आता है। अचानक उसका पैर फिसलता है और सारा पानी सहेली पर गिर जाता है। अरे ये क्या कर दिया? मेरे सारे कपड़े गीले कर दिए। देखिए मुझे क्षमा करें, मैं दूसरा ग्लास लेकर आता हूँ। रहने दो तुम, और ये संदेश अभी खोलकर पढ़ लो। मैं जा रही हूँ, बेवकूफ कहीं के। सहेली गीले कपड़ों में ही गुस्से में बड़बड़ाती हुई वहाँ से चली जाती है। कृष्णा उस संदेश को खोलकर पढ़ता है जिसमें लिखा था कि शीघ्र ही महल पहुँचे, राजमहल के बाहर दुश्मन सेना आ खड़ी है। हे भगवान, फिर तो मुझे शीघ्र ही महल पहुंचना होगा। यानी कि हमारा राज्य संकट में है और महल तक जल्दी पहुंचने का तो एक ही मार्ग है। हाँ, मुझे उस जंगल वाले मार्ग से अभी महल की ओर निकलना होगा। शाम के समय 30 मिनट तक घर से बाहर कदम मत रखना। हाँ, जब उन्होंने इतनी गंभीरता से चेतावनी दी थी तो निश्चित ही इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा कारण होगा। ठीक है, मैं 30 मिनट बाद ही जाऊंगा। राजकुमारी की सहेली घर पहुंचती है। उसके गीले कपड़े देख उसकी माँ चौंक जाती है। अरे बेटी, ये क्या हाल बना रखा है? कहाँ से भीग कर आई है? पूछो मत माँ, उस बेवकूफ कृष्णा ने मेरे ऊपर पूरा पानी गिरा दिया। अब जल्दी से मुझे दूसरे कपड़े दो। पर बेटी, इतनी जल्दी में क्यों हो? माँ, मुझे एक बहुत जरूरी काम से जाना है। कृष्णा के घर से सीधी यहाँ आई हूँ। अब मुझे राजकुमारी के पास भी जाना है। जल्दी करो ना माँ, वक्त नहीं है मेरे पास। माँ जल्दी जल्दी अलमारी से कपड़े निकाल लाती है और सहेली कपड़े बदल लेती है। अभी तक 20 मिनट बीत चुके थे। पता नहीं राजकुमारी क्या सोचेंगी। मैंने अभी तक उन्हें खबर नहीं दी कि संदेश कृष्णा को दे दिया है। अभी तक तो राजकुमारी भी उस स्थान पर पहुंच गई होंगी। एक काम करती हूँ, सीधा जंगल ही चली जाती हूँ। घने जंगल में शाम का धुंधलका छाने लगा था। सहेली तेज कदमों से चलते हुए कृष्णा की तलाश करने लगी। कुछ दूर एक पेड़ के ऊपर शिकारी तीर लिए छिपा हुआ बैठा था। तभी उस जगह से राजकुमारी की सहेली पार हो रही थी। संयोग से उसने भी नीले वस्त्र ही पहन लिए थे। अच्छा, तो राजकुमारी की सहेली ही राजकुमारी की जान की दुश्मन है, इसीलिए राजकुमारी ने मुझे उसका नाम नहीं बताया। अब जो भी हो, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। रुक जा। शिकारी तीर चला देता है और वो तीर सहेली को जा लगता है। शिकारी सीधा राजकुमारी के कक्ष में पहुंचता है। राजकुमारी, आपका काम पूरा हुआ। ये लो 100 स्वर्ण मुद्राएं और इस राज्य को छोड़कर चले जाओ। ठीक है राजकुमारी। चलकर देखूं तो सही, अब तक तो उसके प्राण निकल गए होंगे। मेरी योजना सफल हो गई होगी। जैसे ही राजकुमारी उस स्थान पर पहुंची, अपनी सहेली को उस हाल में देखकर चौंक उठी। राजकुमारी, बचा लीजिए मेरे प्राण। चुप कर, एक छोटा सा काम नहीं कर पाई तू? सिर्फ एक संदेश देना था कृष्णा को, इतना भी नहीं कर पाई? मैंने संदेश दे दिया था, पर ये शिकारी बेकार। तो जैसी नकारा सहेली का क्या फायदा? मेरी पूरी योजना चौपट कर दी, ऊपर से 100 स्वर्ण मुद्राएं भी गई। आप ऐसी नहीं थी राजकुमारी, मैंने तो आपको अपनी सखी माना। सखी? हाँ, मेरे लिए तो तू एक मोहरा थी। बस अब तेरा काम खत्म, यहीं पड़ी रह। इतना कहकर राजकुमारी वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद कृष्णा वहाँ आ पहुँचा। सहेली को इस हाल में देखकर उसके सब समझ आ चुका था। कृष्णा, मुझे बचा लो, मुझे अभी नहीं मरना, मैं जीना चाहती हूँ। अरे, घबराओ मत। मैं तुम्हें बचा लूंगा। रुको। ओहो, तुम्हारा घाव बहुत गहरा है, तुम्हें तुरंत वैद्य के पास ले जाना होगा। चलो। कृष्णा उसे वैद्य के पास ले जाता है। तीर बड़ा विषैला था,
वो तो तुम सही समय पर इसे ले आए, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। हाँ ठीक है, पर अब घबराने की कोई बात नहीं है। विष उतर गया है, कुछ दिनों में ये पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगी। कृष्णा जी, जिस राजकुमारी को मैंने अपनी सगी बहन समझा, उसने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया, पर आपने मुझे नई जिंदगी दी। याद रखो, जीवन में कभी भी किसी के प्रति बदले की भावना मत रखना, क्योंकि बदला लेने से पहले 2 कब्रें खोदनी पड़ती है, एक दूसरे के लिए और एक अपने अंदर की मानवता के लिए। भले ही तुम इतनी बार बच गए हो कृष्णा, लेकिन इस बार तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मेरा ये जाल तुम्हें ऐसी दशा में ले जाएगा जहाँ तुम लाचार होकर मृत्यु के लिए तरसोगे। राजकुमारी, आपके आदेशानुसार मैंने एक बेहद चालाक योजना को अंजाम दिया है। महारानी, मैंने उस शीशे के सामने एक विशेष कील लगाई है। ये कील इतनी चतुराई से लगाई है कि जब कोई शीशे के सामने खड़ा होगा तो उसके वजन के नीचे का तख्ता दब जाएगा और कील गोली की तरह निकल जाएगी। और राजकुमारी, इस कील में ऐसा जहर लगा है जो किसी भी इंसान के शरीर को हमेशा के लिए लकवाग्रस्त कर देगा। हाँ। शाबाश। और फिर? जी राजकुमारी, एक बार जहर शरीर में प्रवेश कर जाए तो वो व्यक्ति ना तो चल पाएगा और ना ही हिल पाएगा, बस एक जीती जागती लाश बनकर रह जाएगा। बेहतरीन, मौत से भी बदतर सजा होगी ये। और राजकुमारी, कील इतनी बारीक है कि किसी को दिखाई भी नहीं देगी। कल पिताजी का जन्मदिन है, सभी दरबारी इस आयोजन गृह में एकत्र होंगे। तब मैं कृष्णा को ऐसे फंसाऊंगी कि उसे इस आईने के सामने खड़ा होना ही होगा। फैसले की घड़ी आ गई। राज दरबार सजा धजा हुआ था। आज मेरे जन्मदिन के अवसर पर आप सभी का स्वागत है। पिताजी, आज के इस शुभ अवसर पर मैं एक दिव्य वस्तु सभी को दिखाना चाहती हूँ। ये कोई साधारण दर्पण नहीं है, ये एक दिव्य दर्पण है जो हर व्यक्ति का सच्चा स्वरूप दिखाता है। कृष्णा, महान विद्वान, क्या आप इस दर्पण में झांककर हमें बताएंगे कि आप क्या देखते हैं? राजकुमारी, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। क्यों, डर गए? मैं तो बस इतना जानना चाहती हूँ कि क्या ये दर्पण आपको एक वफादार सेवक के रूप में दिखाता है या फिर मेरे पिता के सिंहासन के चारों ओर मंडराते एक लालची गिद्ध के रूप में? कृष्णा को अब एक कठिन चुनाव करना था। या तो वो दर्पण के सामने आए और राजकुमारी के जाल में फंसे, या फिर मना करे और फिर अपनी प्रतिष्ठा दाव पर लगा दे। अगर तुम्हें कोई जबरदस्ती कहीं खड़े होने को कहे तो पहले उस जगह पर कुछ फेंकना और फिर खड़े होना। हाँ, साधु बाबा ने जैसा कहा मैं वैसा ही करता हूँ। कृष्णा ने एक फूल का गुलदस्ता उस जगह फेंक दिया और वो जहरीली कील सीधा राजकुमारी को चुभ गई, जिसके बाद राजकुमारी के पूरे शरीर को लकवा मार जाता है। नहीं, नहीं, ये कैसे हो गया? मेरे ही जाल, मैं अपने ही जाल में फंस गई। चाल? अरे कैसी चाल? मैंने आईने के पीछे एक विशेष कील लगाई थी, जिसके लगते ही किसी भी व्यक्ति के पूरे शरीर में हमेशा हमेशा के लिए लकवा मार जाता है। राजकुमारी, किसी के लिए जाल बिछाने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि कहीं वो जाल तुम्हारे खुद के लिए मुसीबत न बन जाए। मुझे माफ कर दो कृष्णा, अब मेरी सजा यही है कि मैं पूरी जिंदगी इस हाल में रहूं और ऐसे ही मर जाऊं। एक मिनट, मुझे कुछ याद आया। सिफासा जड़ी बूटी को अगर 10 मिनट के भीतर खिलाया जाए तो वो किसी भी तरह के विष को काट देती है। हाँ महाराज, मुझे साधु बाबा ने बताया था कि सिफासा मतलब कि सुफनसा नाम की जड़ी बूटी किसी भी विष को नष्ट कर सकती है। बस 10 मिनट के अंदर मिल जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा, तो फिर देर किस बात की है? जल्दी से जाओ, उसे लेकर आओ। हाँ, उस दिन जब हम महामंत्री के घर ऐसे लौट रहे थे तो मैंने देखा था कि उनके बगीचे में ये जड़ी बूटी है। अच्छा, तो जल्दी से जाओ कृष्णा,
मेरी बेटी की जान बचा लो, जल्दी करो जल्दी करो। कुछ ही पलों में कृष्णा वापस आता है, हाथ में सुन फनसा जड़ी बूटी लिए। राजकुमारी जड़ी बूटी खाती है और धीरे धीरे उसके चेहरे पर रंगत लौटने लगती है और वो वापस खड़ी हो उठती है। राजकुमारी, प्रतिशोध की आग हमेशा उसी को जलाती है जो उसे जलाता है। आप ठीक हो गई, यही सबसे बड़ी बात है। पिताजी, मेरी आपसे एक विनती है, मैं कृष्णा से शादी करना चाहती हूँ। अगर कृष्णा को कोई ऐतराज ना हो तो मैं पूरी जिंदगी कृष्णा की सेवा में बिताना चाहती हूँ। कृष्णा की मुस्कान उसकी हाँ को जता रही थी। महाराज, मेरी बस एक ही विनती है, महामंत्री को अब रिहा कर दीजिए। अगर उस दिन वो सब ना होता तो हमें पता नहीं चलता कि महामंत्री के बागान में वो विशेष जड़ी बूटी है। उसी की वजह से तो आज राजकुमारी बच पाई हैं। जैसा आपने कहा वैसा ही होगा। महामंत्री को भी रिहा कर दिया गया और राजकुमारी की सहेलियां भी लौट आईं। जो लोग कभी कृष्णा की हत्या का षड्यंत्र रच रहे थे, आज उसी के सामने हाथ जोड़े खड़े थे। दोस्तों,